एक तरफ चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं सभी दल, तो वहीं एक तरफ एक गांव जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सरकार को तो मुद्दा चाहिए, और मुद्दा तभी मिलता है जब कोई मुर्दा होता है। जब चुनाव खत्म होता है तो उस मुद्दे को मुर्दा बनाकर गाड़ दिया जाता है। जब चुनाव आता है तो उस मुद्दे को फिर से गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ दिया जाता है। जो कहते हैं कि हम बिहार की बदलते दौर में चल रहे हैं, हम बिहार को गड्ढे से अब समतल पे ला रहे हैं। समतल बाद में कीजिएगा, पहले जान बचा लीजिए। आप जब उस स्थिति को देखेंगे, जब आप उस ग्राउंड पे जाकर के देखेंगे, तो यकीन मानिए आपके रूह न कांप जाए तो फिर कहिएगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। बिहार का एक ऐसा गांव जो अब बस इतिहास के पन्नों में बनकर रह जाएगी। बिहार का एक ऐसा गांव जहां 1000 से ज्यादा लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। कारण क्या है और अब तक समाधान क्यों नहीं हुआ, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, बिहार के आरा जिले के जवैनिया गांव जो इन दिनों पूरे विश्व भर में अपने विस्थापन के लिए जाना जा रहा है, क्योंकि यह गांव जो है गंगा नदी के दियरा क्षेत्र में बसता है। एक प्यारा सा छोटा सा गांव जहां 1000 से ज्यादा लोग निवास करते हैं, 500 से ज्यादा घरें हैं, जहां करीब करीब पिछले एक हफ्ते में 150 से 200 घर गंगा की धारा में बह गया है। मिट्टी का कटाव इतना तेज है कि अपने साथ साथ कई स्कूल, कई मंदिरों को समाहित कर ले रही है। साथ ही साथ कई माल जाल की क्षति जो है आसमान छू रही है, जिससे लोग काफी परेशान, भयावह स्थिति बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार को नजर नहीं आ रही है? चुनावी वर्ष चल रहा है दोस्तों, लेकिन एक तरफ चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं सभी दल, सभी नेता, तो वहीं एक तरफ एक गांव जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए, अपने पूरे जीवन का मेहनत जो है पलक झपकते पानी में बहता हुआ देख रहा है, मजबूर है। आखिर इस मजबूरी से निकालेगा कौन? आखिर यह कटाव ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे होती है? आखिर कटाव के लिए अब तक कोई अस्थायी समाधान क्यों नहीं किया गया? मुझे पता है, मैं जब सरकार पे आलोचना करूंगा तो काफी लोगों को दर्द होगा, दर्द होना चाहिए। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि किस सरकार को, किस दल को कितना तकलीफ और दर्द हो रहा है, लेकिन जब बात बिहार की आएगी तो मैं आवाज उठाऊंगा। आज जितना मैं कुपित हूं, उससे कई गुना ज्यादा दर्द में उस जगह निवास करने वाले जो घर से बेघर हो चुके हैं, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनका क्या हाल हो रहा होगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जिसके घर में बहू है, बेटी हो, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो, खाने के लिए भी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ रहा है। आप जब उस स्थिति को देखेंगे, जब आप उस ग्राउंड पे जाकर के देखेंगे, तो यकीन मानिए आपके रूह ना कांप जाए तो फिर कहिएगा। यह बिहार है साहब, यहां ऐसा ही होता है। जब बात जात पात की आती है तो लोग नेता बन जाते हैं, लेकिन वही जब बात जात पात की लड़ाई और जात पात की अस्तित्व को बचाने की आती है, हाथ खड़े हो जाते हैं। कहां गए वो यादव समाज के नेता? कहां गए वो दलित समाज के नेता? आज उन्हीं के समाज के लोग अपनी जान बचाने के लिए, अन्न का निवाला के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित है। ना जाने कितना मेहनत लगा होगा उस घर को बनाने में, कितने खून पसीने बहाए गए होंगे उस घर को बनाने में, जो घर आज पलक झपकते ही गंगा की बेपरवाह धारा में समाहित होती जा रही है। आप यकीन नहीं कीजिएगा,
आंकड़ा इतना बड़ा है कि कागज पे बताना अधिकारियों के लिए नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि जब वो आंकड़ा बताएंगे सरकार को, जब वो आंकड़ा बताएंगे लोगों को, तो उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होगा। सरकारी आंकड़ा तो कहती है कि 100 से ज्यादा घर अब तक पानी की बेपरवाह धारा में बह चुका है, 1000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन क्यों? सवाल यह है, क्यों? आखिर समय रहते इसका समाधान क्यों नहीं किया गया? जब आपको पता है कि इससे पहले भी मिट्टी का कटाव हुआ है, होता आता है, तो तटबंध का निर्माण क्यों नहीं हुआ? तो बड़े बड़े बोल्डर कंक्रीट क्यों नहीं डाले गए ताकि पानी का दबाव कम हो सके? हां, यकीन से मैं कह सकता हूं कि बाढ़ आना मतलब सरकार की लॉटरी लग जाना होता है। बिहार के किसी जिले में अगर बाढ़ आ जाए, 200-400 लोग मर जाए, तो किसी भी के सिटिंग सरकार हो या फिर विपक्ष हो, उसके लिए लॉटरी के समान ये आपदा होता है, क्योंकि इस पे वे मुर्दा को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं और वही चुनाव जीत करके सदन में एसी का हवा खाते हैं, अपने घर में एसी का हवा खाते हैं। वही जिसने वोट दे करके उनको सदन में भेजा है, वो आज दर दर भटकते रह जाते हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेवार? बताइए। पूछता है बिहार, पूछता है जवेनिया गांव की जनता कि आखिर मेरा कसूर क्या था? यही ना कि हम गरीब हैं, यही ना कि हमारे पास और कहीं जमीन नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम ऐसे दियरा क्षेत्र में जाकर बसे हैं जहां पर जमीनें सस्ती होती है और किसी तरीके से गुजर बसर होती है। यही मजबूरी थी ना। लेकिन ताकत तो सबके बराबर थी, वोट का अधिकार तो सबके साथ बराबर था। आप कहेंगे कि वैसे दियरा क्षेत्र में बसने की जरूरत क्या थी? तो क्या सरकार को नजर नहीं आ रही थी? सरकार को समय रहते उनको पलायन से आज जो रोक रहे हैं, पलायन करने पर जो लोग मजबूर है, अगर कहीं विस्थापित कर दिया जाता, उनको कहीं और आसरा दे दिया जाता, कहीं और उनको जमीन दे दिया जाता, तो क्या जरूरत है अपनी जान जोखिम में डालने की? नहीं डालते लोग। लेकिन सरकार को तो मुद्दा चाहिए, और मुद्दा तभी मिलता है जब कोई मुर्दा होता है, क्योंकि यह बिहार है, यहां मुर्दों को मुद्दा बनाया जाता है। जब चुनाव खत्म होता है तो उस मुद्दे को मुर्दा बनाकर गाड़ दिया जाता है। जब चुनाव आता है तो उस मुद्दे को फिर से गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ दिया जाता है। यही तो बिहार है। जब आप सवाल करेंगे सरकार से तो आपके ऊपर 2-4 FIR हो जाएगा, आप चुप हो जाइएगा, आपके पास हिम्मत नहीं रहेगा, क्योंकि ना तो हम कोई गुंडा है, ना तो कोई बाहुबली है कि हम लड़ाई कर सकें। लेकिन हम अपनी आवाज उठाएंगे, जब तक शरीर में जान है, जब तक सांस है, तब तक हम आवाज उठाएंगे। हम उन गरीबों के लिए, हम जवेनिया गांव के लिए तब तक आवाज उठाएंगे जब तक सरकार अस्थायी समाधान नहीं कर लेती है। और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कहां गए वो विकास पुरुष जो कहते हैं कि हम बिहार की बदलते दौर में चल रहे हैं, हम बिहार को गड्ढे से अब समतल पे ला रहे हैं। अभी तो विकास बाकी है। समतल बाद में कीजिएगा, पहले जान बचा लीजिए। विकास बाद में कीजिएगा, पहले बांध बनवा दीजिए। हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश जी, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि उन मासूम लोगों की जान के लिए कुछ तो कीजिए। चुनाव आ रहा है, याद रखिएगा, तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि सूरज उगा है तो शाम तक ढल ही जाएगा, बादल छाया है तो बरसकर खत्म हो जाएगा। ये समय का गाड़ी है साहब, आज नहीं तो कल आगे बढ़ ही जाएगा। याद रखिएगा, समय आ रहा है।